इससे पहले हमने बाबर कर लिया था। आज हम नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन कहा जाता है कि इसके जैसा अभागा कोई शहजादा न हुआ। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में, और ये बाबर की जो सबसे बड़ी पत्नी थी माहम बेगम, तो उनसे इसका जन्म हुआ था। तो हुमायूं की माँ जो हैं वो हैं माहम बेगम। माहम बेगम ये हेरात के एक हुसैन बैकरा थे, तो हुसैन बैकरा की पुत्री थी और ये शिया मुस्लिम थी। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, तो इसलिए बाबर इसको मानता बहुत था। और हुमायूं की शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध किया गया, आप देखेंगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और मुग़ल जितने भी शासक हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। अरबी, फ़ारसी, इसके अलावा ज्योतिष, गणित, दर्शन, ये सारे विषय इसने पढ़ रखे थे। तो हुमायूं ने क्योंकि प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा दीक्षा का बेहतर प्रबंध किया। इसके जो शिक्षक थे शुरुआती, एक तो थे ख्वाजा मसीह अल-दीन रूहुल्ला, और एक थे ख्वाजा इलियास। तो ख्वाजा इलियास, तो इस तरीके से इसके ये प्रारंभिक शिक्षक रहे, ख्वाजा मसीह अल-दीन रूहुल्ला और ख्वाजा इलियास। तो इसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत बेहतर प्रबंध किया बाबर ने। बाबर बहुत ज़्यादा इसको मानता भी था। अब बाबर की जब मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को, तो हुमायूं ही उसका उत्तराधिकारी था। लेकिन हुमायूं को गद्दी पर बैठने में 3 दिन की देरी हो गई। ये गद्दी पर बैठा 29 दिसंबर 1530 को। तो ये जो 3 दिन की देरी हो गई, इसके पीछे कारण ये है कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के खिलाफ बाबर के सगे संबंधियों और अधिकारियों ने षड्यंत्र किया। और ये जो षड्यंत्र था, इसमें एक तो मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा शामिल था, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा। मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा शामिल था। इन षड्यंत्रकारियों में सबसे जो खतरनाक षड्यंत्र किया हुमायूं के खिलाफ, वो किया मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने। और ये जो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा है, ये बाबर का बहनोई भी था। ये बाबर की जो बहन थी खानजादा बेगम, तो ये खानजादा बेगम का पति था। और मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने बाबर का एक वजीर था निजामुद्दीन खलीफा। तो निजामुद्दीन खलीफा के साथ मिलके मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने षड्यंत्र किया हुमायूं के खिलाफ। और खलीफा भी ये मानता था, क्योंकि हुमायूं में कुछ चारित्रिक दोष थे। अफीमची है, दारूबाज है, कोई भी काम लग के नहीं करता था। तो इसलिए ये लोग ये मानते थे कि हुमायूं गद्दी के योग्य नहीं है। और खलीफा ये मानता था कि जो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा है, ये ज़्यादा योग्य है। लेकिन ये षड्यंत्र खुल गया।
और हुमायूं को पता चल गया, और इसके बाद फिर हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। अब इसके पीछे जो कहानी है कि मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा जो है और निजामुद्दीन खलीफा, इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया था। लेकिन एक बार जब निजामुद्दीन खलीफा मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा के कक्ष से बाहर निकल रहा था बातचीत करके, तो मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा ने ये कहा कि एक बार बादशाह बन जाऊं तो इसके बाद सबसे पहले इसकी खाल खिंचवाऊंगा। और ये बात वहीं खड़े एक व्यक्ति ने जाके निजामुद्दीन खलीफा को बता दी, और यही कारण रहा कि निजामुद्दीन खलीफा जो है इसने साथ छोड़ दिया मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा का, और ये षड्यंत्र खुल गया। तो इस तरीके से हुमायूं बैठ गया 1530 में गद्दी पर। अब गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो हम देखेंगे कि हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयां हैं या प्रारंभिक जो समस्याएं हैं, तो हुमायूं की जो प्रारंभिक समस्याएं हैं उनको देखेंगे हम, ठीक है। अब हुमायूं की जो प्रारंभिक समस्याएं हैं, देखो कौन, तो अब हुमायूं की जो प्रारंभिक समस्याएं हैं उनको हम देखेंगे। हुमायूं की जो प्रारंभिक समस्याएं हैं उसमें पहला तो है कि असंगठित राज्य, असंगठित राज्य। बाबर से उत्तराधिकार में जो हुमायूं को राज्य मिला वो संगठित राज्य नहीं था, वो असंगठित राज्य है। क्योंकि बाबर 1530 तक जब तक जिंदा रहा, इससे पहले तक युद्ध लड़ता रहा, तो इसलिए बाबर ने कभी भी जो राज्य था इसको संगठित करने का प्रयास नहीं किया। और अफगानों के समय से जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, तो इन व्यवस्थाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, तो लगभग वही व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। तो इस तरीके से हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसको एक अव्यवस्थित राज्य प्राप्त हुआ। इसीलिए एक इतिहासकार हैं रसब्रुक विलियम। तो रसब्रुक विलियम जो हैं ये कहते भी हैं कि हुमायूं को गद्दी जो प्राप्त हुई वो फूलों की सेज नहीं थी बल्कि कांटों की सैया थी। और ये जो राज्य था जो बाबर से मिला हुमायूं को, तो ये राज्य केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में एक हो सकता था, शांति काल के लिए एक निर्बल और निकम्मा राज्य था। तो इस तरीके से एक अव्यवस्थित राज्य प्राप्त हुआ। फिर जो विद्रोही थे जैसे अफगान हैं, अफगान भी अभी फिर से शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो विद्रोही थे, चाहे अफगान हो, चाहे बंगाल का शासक उधर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, तो बाबर ने विद्रोहियों को भी पूरी तरीके से कुचला नहीं था। तो ये सब समस्या बने हुए थे हुमायूं के लिए। दूसरा है रिक्त राजकोष। किसी भी साम्राज्य की शक्ति का आधार होता है उसका कोष, लेकिन हुमायूं को बाबर से जो उत्तराधिकार में राजकोष प्राप्त हुआ वो खाली था। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद जो दिल्ली का कोष था वो काबुल के गरीबों में लुटा दिया, बहुत सारे अपने अधिकारियों को बड़ी बड़ी राशियां दी। तो इसके कारण
हुमायूं को रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ और बिना राजकोष के एक बड़ी सेना नहीं गठित की जा सकती या सेना को प्रॉपर वेतन नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी कठिनाइयाँ हुमायूं के सामने आई जो है। अगला कारण है भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ये उपदेश दिया था कि अपने भाइयों से झगड़ा मत करना और भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देना। हालांकि ये तैमूरी परंपरा भी थी कि भाइयों में आपस में साम्राज्य का बंटवारा हो जाता था, लेकिन यही कारण भी बना था मंगोलों के साम्राज्य के विघटन का, मंगोलों के साम्राज्य के पतन का। लेकिन यहाँ पे बाबर ने इस तरीके से हुमायूं को उपदेश दिया कि अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देना, झगड़ा मत करना, और हुमायूं ने ऐसा किया भी और भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार ये दो दे दिया कामरान को, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर का प्रांत दिया। अब ये भाई जो है ये सबसे बड़ी समस्या बने हुमायूं के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो कामरान बना कि कामरान को काबुल और कंधार दे दिया गया था, लेकिन कामरान ने पंजाब तक अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से कामरान ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दूसरी समस्या ये थी कि मुगलों के समय जो सैनिकों की भर्ती होती थी वो होती थी उत्तर पश्चिम से, क्योंकि मुगल भारत में विदेशी हैं। तो इनके सैनिकों की जो भर्ती होती थी वो इधर से होती थी, अफगानिस्तान की तरफ से होती थी, मध्य एशिया से होती थी। लेकिन जब कामरान को ये क्षेत्र मिल गया और उसने यहाँ तक कब्जा कर लिया, तो कामरान ने इधर से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी। भारत में तो विदेशी हैं, यहाँ भर्ती कर नहीं सकते। तो इस तरीके से बेहतर जो सैनिक हैं उनकी भर्ती बंद हो गई। दूसरी चीज़ की जो बढ़िया नस्ल के घोड़े थे, बढ़िया नस्ल के जो घोड़े थे वो अफगानिस्तान की तरफ से ही आते थे। तो जो अब यहाँ से सैनिकों की भर्ती बंद हो गई और घोड़ों का आना भी बंद हो गया। तो ये कारण था कि हुमायूं सैन्य दृष्टि से भी कमजोर हो गया। तो ये भी एक बड़ी समस्या हो गई हुमायूं के लिए। फिर अगली जो समस्या है वो है अफगानों की समस्या। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया था जो है अफगानों को, लेकिन अभी भी अफगान जो है ये पूरी तरीके से कमज़ोर नहीं हुए थे। और अभी भी जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, तो महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान दक्षिणी बिहार में संगठित हो रहे थे। इसके अलावा अफगानों का एक और नेता शेर खां जो था वो भी धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था। तो ये कारण था कि कि इतनी विजयों के बाद भी बाबर विद्रोहियों का पूरी तरीके से दमन नहीं कर सका था। तो अफगान भी समस्या बने हुए थे हुमायूं के लिए। इसके अलावा गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है, इसने मालवा पर अधिकार कर लिया बाद में, और ये भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उधर बंगाल का शासक अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तो इस तरीके से ये हुमायूं के सामने समस्याएं थी। इसके अलावा
हुमायूं का चारित्रिक दोष, चारित्रिक दोष। हुमायूं जो है इसमें बहुत सारे, ये अपने आप में खुद भी समस्या था। हुमायूं ये खुद ही अपने लिए एक समस्या था, क्योंकि ये दारूबाज है, अफीमची है। कोई भी काम हुमायूं लग के नहीं करता था, और लग के नहीं करता था, जल्दी भावुक हो जाता था। तो ये भी इसकी असफलता का कारण बना। जैसे हम देखेंगे कि जब हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया, इसके बाद भी उसने चुनारगढ़ लौटा दिया जो है शेर खां को। तो यहाँ पे इसने गलती की। इसके अलावा जब दोबारा चुनारगढ़ का घेरा डाला तो 6 महीना वहाँ बर्बाद किया जो है, जबकि उसको सीधे बंगाल जाना चाहिए था। इसके अलावा जब बंगाल पहुँच गया हुमायूं, तो बंगाल वहाँ दारू अफीम में मस्त हो गया, और वहाँ इसने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया। तो ये सारा कारण रहा कि हुमायूं जो है ये असफल रहा, और उसको भारत से बाहर भागना पड़ा। तो ये हुमायूं की जो असफलता के कारण रहे। अब हुमायूं के समय की राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। हुमायूं के समय एक तो 1531 ईस्वी में, कहीं कहीं 1532 भी मिलता है, दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया या दौराह का युद्ध। तो दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध ये महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हुआ, और बाद में ये भाग गया था और इसकी मृत्यु भी हो गई। तो एक बड़ी समस्या तो टल गई जो है, जो महमूद लोदी के रूप में थी। लेकिन इसी के बाद हुमायूं को ये पता चला कि अफगानों का एक और जो सरदार है शेर खां, तो शेर खां जो है ये अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, और शेर खां ने चुनारगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने 1532 में चुनारगढ़ का घेरा डाला, और जब घेरा डाला इसने, तो शेर खां को भी ये लग गया कि हम मुगल सेनाओं का सामना नहीं कर पाएंगे। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, इसे समझौता कर लिया, और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को 500 घुड़सवारों के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया। तो 500 घुड़सवारों के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया। लेकिन हुमायूं ने यहाँ गलती ये की कि इसको चुनारगढ़ के किले पर कब्जा करना चाहिए था, लेकिन हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला वापस कर दिया शेर खां को। अब इसके बाद हुमायूं को कभी शेर खां की तरफ ध्यान देने का मौका मिला नहीं, क्योंकि तभी हुमायूं को ये पता चला कि बहादुर शाह जो है, जो गुजरात का शासक है, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने एक तो मालवा पर कब्जा कर लिया था, मालवा जीत लिया था, और चित्तौड़ का घेरा डाल दिया था। तो बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, तब हुमायूं को लगा कि तो हमारे ठीक पड़ोस में बहादुर शाह ताकतवर हो रहा है। तो हुमायूं बहादुर शाह के खिलाफ चला जो है सेना लेके। बहादुर शाह ने जो षड्यंत्रकारी थे हुमायूं के खिलाफ, उनको भी शरण दे रखी थी, इससे भी नाराज था हुमायूं। हुमायूं जब बहादुर शाह के खिलाफ चला, तो उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। चित्तौड़ में
ये मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, और चित्तौड़ में रानी कर्मवती का शासन था। रानी कर्मवती जो हैं ये राणा संग्राम सिंह की विधवा थीं। तो रानी कर्मवती ने, जब बहादुर शाह ने यहाँ घेरा डाल रखा था, रानी कर्मवती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा और राखी भी भेजी और मदद की गुहार लगाई हुमायूं से। हुमायूं तेजी से चला जो है कर्मवती की सहायता के लिए। लेकिन उसी समय कहा जाता है कि हुमायूं को एक पत्र बहादुर शाह का भी मिला, और बहादुर शाह ने उस पत्र में लिखा था कि अभी हम एक गैर मुस्लिम के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, अभी हम एक काफिर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, तो इस समय आप हमको परेशान मत करिए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ होगा। अब हुमायूं ने गलती ये की कि हुमायूं ने मुल्ला मौलवियों से राय ले ली, और मुल्ला मौलवियों से राय ले ली, मुल्ला मौलवियों ने राय भी दे दी कि सही बात है कि इस समय बहादुर शाह काफिर के खिलाफ युद्ध कर रहा है। अब हुमायूं रुक गया बीच में ही। हालांकि बाद में हुमायूं ने बहुत देर कर दी, लेकिन हुमायूं को बाद में एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। अब हुमायूं पहुंचा चित्तौड़, लेकिन जब हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक रानी कर्मवती ने जौहर कर लिया था और बहादुर शाह चित्तौड़ को लूटकर मालवा भाग गया था। तो बहादुर शाह मालवा भाग गया है चित्तौड़ से। अब हुमायूं यहाँ से पहुँचा मालवा। जब मालवा पहुँचा हुमायूं तो बहादुर शाह गुजरात भाग गया। मालवा पर अधिकार हो गया हुमायूं का। फिर हुमायूं गुजरात पहुँचा, गुजरात पे भी हुमायूं का अधिकार हो गया और ये भाग गया दमन दीव पुर्तगालियों की शरण में। हुमायूं का मालवा गुजरात पे बड़ी ही आसानी से कब्जा हो गया। अब हुमायूं यहाँ से वापस गया आगरा और यहाँ का प्रबंध छोड़ दिया अपने भाई अस्करी के जिम्मे। लेकिन जैसे ही हुमायूं आगरा पहुँचा, बहादुर शाह दोबारा आ गया गुजरात और इसने अस्करी को मार के भगा दिया यहाँ से, और इस तरीके से मालवा गुजरात हुमायूं के हाथ से निकल गए। एक इतिहासकार हैं लेन पुल, तो लेन पुल ये कहते भी हैं कि कोई भी विजय इतनी आसानी से न तो प्राप्त हुई थी और न ही इतनी आसानी से गंवाई गई थी। तो इस तरीके से जैसे मालवा और गुजरात हुमायूं के हाथ आए, वैसे ही पके आम की तरह ये हुमायूं के हाथ से गिर गए। अब इसके बाद हुमायूं को मौका भी नहीं मिला मालवा गुजरात जीतने का, क्योंकि उसी समय 1537 में हुमायूं को ये पता चला, बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, तो ये भाग के पहुंचा हुमायूं के शिविर में, और हुमायूं को इसने ये जानकारी दी कि जो दक्षिणी बिहार का शासक है शेर खां, तो शेर खां ने बंगाल पर अटैक कर दिया है और बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अब जब हुमायूं को पता चला कि शेर खां इतना ताकतवर हो गया है, क्योंकि हुमायूं पूर्व की तरफ ध्यान नहीं दे पाया था, और जब ये पता चला इसको कि शेर खां इतना ताकतवर हो गया है और उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया है, तब हुमायूं आगरा से चला शेर खां के खिलाफ 1537 में। लेकिन हुमायूं ने फिर गलती की। हुमायूं जब बनारस पहुंचा तो यहीं रुक गया, इसने चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया और 6 महीना अपना यहीं बर्बाद किया। और शेर खां ने अपने पुत्र को कहा भी था कि हुमायूं को यहीं रोके रखे, ताकि इस 6 महीने में शेर खां पूरा बंगाल का जो भी कोस है वो लूट ले। 6 महीना हुमायूं यहाँ अपना समय बर्बाद करता रहा, और इस 6 महीने का इस्तेमाल शेर खां ने किया। इसने बंगाल का सारा धन लूट के बिहार में एक रोहतासगढ़ का किला था, तो रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया और बंगाल को खाली कर दिया। लेकिन बंगाल को खाली करने से पहले शेर शाह ने जो फसलें थी बंगाल में, उनमें आग लगा दी, ताकि हुमायूं जब बंगाल पहुंचे तो उसको रसद न मिल पाए। दूसरी चीज़ कि शेर खां को पता था कि हुमायूं अफीम दारू के प्रति, अफीम के प्रति बड़ा आकर्षण है हुमायूं का, तो इसने वहाँ महल में
पुरानी दारू की बोतलें रखवा दी, अफीम रखवा दी, कालीन बिछवा दी, क्योंकि इसको पता था कि जब हुमायूं यहाँ पहुँचेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, उसको लगेगा कि शेर खां डर के भाग गया है और इसके बाद फिर अपना समय बर्बाद करेगा। और लगभग ऐसा ही हुआ। हुमायूं 1538 में पहुंचा बंगाल, और बंगाल पहुंचने के बाद जब इसने देखा कि शेर खां तो भाग गया है तो प्रसन्न हो गया, और जब महल में घुसा और इसने देखा कि चारों तरफ दारू की बोतलें हैं, अफीम है, तो और प्रसन्न हो गया। इसने बंगाल का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया और अपने सैनिकों को जश्न मनाने का आदेश दिया। अब सैनिक जश्न मनाने लगे, अपने भी ये महल में पैक हो गया और 6 महीना यहीं पे बंगाल में जश्न मनाता रहा और अपना समय बर्बाद करता रहा। (1539) में चौसा का युद्ध। (1539) में हुआ ये कि शेर खां ने जो ये समय मिला उसमें बंगाल के कोस से एक बड़ी सेना खड़ी कर ली, और सेना खड़ी करने के बाद बिहार में इसका रास्ता काट दिया। जो रसद जा रही थी आगरा से बंगाल, उस रसद का मार्ग काट दिया, तो अब बंगाल में रसद पहुंच नहीं पा रही। दूसरी चीज़ की सेना लेके ये पूरा घेर दिया इसने हुमायूं को। आगरा में अस्करी जो छोटा भाई था हुमायूं का, इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। तब हुमायूं चला बंगाल से, और जब बंगाल से चला हुमायूं तो कर्मनासा नदी के किनारे, कर्मनासा किनारे जब वो बिहार पहुंचा तो कर्मनासा के किनारे चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां की सेनाएं आमने सामने हुई। लेकिन हुमायूं ने अटैक नहीं किया। हुमायूं को ये लगा कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, हो सकता है कि डर के शेर खां भाग जाए। तो दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कर्मनासा नदी इस समय उफान पर थी। इसी समय हुआ ये कि एक रात शेर खां अपनी सेना लेके भाग गया। अब हुमायूं को ये लगा कि डर के मारे भाग गया है। हुमायूं के सैनिक कई दिन से सोए नहीं थे, तो सारे लोग चैन से सोए। अचानक आधी रात के बाद शेर खां वापस आया और इसने अटैक कर दिया हुमायूं के शिविर पे। अब चौसा के युद्ध में युद्ध नहीं हुआ, भगदड़ मच गई जो है हुमायूं के सैनिकों में। हुमायूं भी, बहुत सारे सैनिक कर्मनासा नदी में कूद गए, बहुत सारे लोग मर गए। हुमायूं भी कर्मनासा नदी में कूद गया और ये भी मर गया होता, लेकिन एक भिस्ती था, निजाम सक्का। तो निजाम सक्का जो है, इसने, तो ये भिस्ती था, इसने अपनी मशक में, एक चमड़े की मशक होती है जिसमें ये पानी भर के पिलाते हैं भिस्ती लोग, तो उस चमड़े की मशक में हवा भर के इसने हुमायूं को बचा लिया। अब हुमायूं चौसा के युद्ध में जब शेर खां जीत गया, तब अब शेर खां ने हुमायूं को जो भारत का बादशाह है उसको हरा दिया था। तब शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की। शाह मतलब राजा। तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली, अपने नाम के सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया और अब ये राजाओं की तरह व्यवहार करने लगा। इधर हुमायूं भाग के पहुंचा आगरा और यहाँ अपने भाइयों की मीटिंग बुलाई, क्योंकि अब शेर खां सेना लेके बढ़ रहा था आगरा की तरफ। इसने अपने भाइयों की मीटिंग बुलाई, कामरान, अस्करी, हिंदाल सब इकट्ठा हुए और इसमें यह तय हुआ कि शेर शाह का सामना किया जाए मिलके। तो इसमें यह तय हुआ कि शेर शाह की सेनाओं का सामना किया जाए, लेकिन कामरान जो है ये अड़ गया। कामरान ने ये कहा, हुमायूं से ये कहा कि भाई तुम तो हार के आए हो,
तो इसने कहा कि अब मुख्य सेनापति हम रहेंगे, तब हम मदद करेंगे। लेकिन हुमायूं ने मना कर दिया, क्योंकि अगर मुख्य सेनापति कामरान को बना देता तो ये तख्ता पलट कर देता, ये राजा बन जाता। तो ये कारण था कि हुमायूं ने मना कर दिया और कामरान नाराज होकर चला गया काबुल। अब हुमायूं के पास जो सेना थी उसको लेके आगे बढ़ा, हालांकि बहुत बड़ी सेना हो गई थी हुमायूं की। अब हुमायूं आगे बढ़ा और यूपी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, ये गंगा नदी के किनारे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। और यहाँ पे फिर से शेर खान ने अपनी सेना लगा दी और हुमायूं ने अपनी सेना लगा दी। आमने सामने युद्ध नहीं किया, आक्रमण नहीं किया इन लोगों ने। मई का महीना था और शेर शाह को पता था कि यूपी में बारिश बहुत तगड़ी होती है और शेर शाह का शिविर ऊंचाई पे था और हुमायूं का शिविर निचले स्थान पे था। एक दिन जोर से बारिश हो गई रात में, और जब बारिश हो गई तो हुमायूं के शिविर में पानी घुस गया। अब इसके सैनिक सुबह सुबह टेंट उखाड़ के ऊंचाई पर लगा रहे थे, कोई तोपखाना ऊपर कर रहा है, तोपें धंस गई जो है, तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे। अचानक शेर शाह ने अटैक कर दिया, फिर से युद्ध नहीं हुआ और पूरी सेना भाग खड़ी हुई। हुमायूं को भी भागना पड़ा, इसकी सारी तोपों पर अधिकार हो गया शेर शाह का। तो इस तरीके से कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है, इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से हार गया और दिल्ली आगरा पर शेर शाह का कब्जा हो गया और उसने सूरवंश की स्थापना ही कर दी। और हुमायूं का तब तक पीछा किया जब तक कि हुमायूं भारत से बाहर नहीं भाग गया। तो इस तरीके से 1540 में सूरवंश की स्थापना हो गई। अगले लेक्चर में हम सूरवंश के बारे में जानेंगे।